सो देखिए यहाँ पर हम केजीएफ और जीएफ दोनों को डिफाइन करते हैं साथ, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। सो डिफाइन इसको 1 kgf, 1 kgf और 1 किलोग्राम वेट। सो 1 kgf force is that gravitational unit of force, that gravitational unit of force which produces the acceleration, equals to g equals to 9.8 meter per second square in a 1 kg of object। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के इन 1 kg ऑब्जेक्ट। अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर अगर कोई फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जी वैल्यू, ऐसा यूनिट की जी वैल्यू जितना फोर्स अगर कोई फोर्स प्रोड्यूस कर सके तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई इज कॉल्ड, दिस इज टू डिफाइन 1 kgf, है ना, या एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल unit of force in SI, So 1 kg of force is that gravitational unit of force which produces the acceleration equal to g is equals to 9.8 meter per second square in a 1 kg object। तो कैसे करेंगे इसको मैथमेटिकली? सिंस we know that what do we know that अभी जो पढ़ा है, according to Newton's second law of motion, F is equals to ma। so when मास तो हो 1 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, then F is called 1 kgf। so therefore 1 kgf is equals to, मास की वैल्यू कितनी रखनी है, फोर्स की वैल्यू तो ये हो ही गई 1 kgf, जिस टाइम ये रखने हैं, ठीक है, या पहले एक काम करते हैं F ही लिख देते हैं। so therefore when F is equals to 1 kg और A की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस टाइम इस फोर्स को ही क्या बोल रहे हैं, 1 kgf। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, ये यूनिट क्या बन गई, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा 9.8 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इसको दूसरे तरीके से कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, हेंस वी कैन ऑल्सो से or also define 1 kgf force is that force which gives a force of amount 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन इन अ यूनिट मास ऑब्जेक्ट। जनरली यूनिट मास के लिए ही करते हैं, यूनिट मास होगा तो अपने आप ही 9.8 आएगा, ऐसे ही इन अ 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो 1 kgf का मतलब क्या हुआ? 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम फोर्स। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंड ग्राम फोर्स की। ठीक है, तो सेकेंड है हमारे पास टू डिफाइन क्या? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस, फोर्स इन सीजीएस। और सीजीएस के अंदर ये क्या होती है? 1 जीएफ, है ना। अब 1 जीएफ को डिफाइन कर रहे हैं। आज पहली बार आप डेफिनेशन देखने वाले हो, जीएफ की डेफिनेशन क्या होती है साहब। ठीक है, सो 1 जीएफ is that much, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, is that gravitational unit of force, या directly that much force which produces the acceleration of 980 centimeter per second square। जी की वैल्यू कितनी? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1 जीएफ फोर्स कितने फोर्स के बराबर है? जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे, किसमें? 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट में। 980 क्यों लिखा? क्योंकि आप देखो ए की वैल्यू जब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी तो इसको सीजीएस में लिखूंगा तो 1 मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस में ये क्या हो जाती है वैल्यू? जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस में कितनी रहती है? आईएसआई में कितनी रहती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सो इसको भी मैथमेटिकली लिखे। हेंस नाउ सिंस वी नो दैट, फिर से वही कहानी, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट? F is equals to ma when m is equals to 1 gram and acceleration is of 980 centimeter per second square, then applied force, जो भी वो फोर्स लगा जिसने ये इतना एक्सेलरेशन दिया, इट शुड बी क्या? इसको ही क्या बोलेंगे? 1 जीएफ। ये है 1 जीएफ की डेफिनेशन। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूले में फिट कर रहे हैं, 1 ग्राम इंटू क्या? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है ये यूनिट तो डाइन कहलाती है, ये हो गई डाइन। और जिस टाइम ये चल रहा है तो F बनता है 1 जीएफ। ये हो गई साहब 1 जीएफ की बहुत अच्छी डेफिनेशन। तो 1 जीएफ किसके बराबर है? 980 डायन के बराबर। 1 गर्लफ्रेंड किसके बराबर? 980 डाइंस के बराबर। और आप लोगों ने तो ये भी रिलेशन पढ़ रखा है, 1 न्यूटन कितने डाइंस के बराबर है ना? यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था, 10 to the power 5 डाइन। तो न्यूटन साहब इसलिए बोलते हैं, न्यूटन साहब इतने खतरनाक साइंटिस्ट है ना, कि जिन्होंने जो मर करके भी उन्होंने क्या कर रखा है? अपनी डायन को यहां पर भेज रखा है। जब तक है साइंस तब तक है न्यूटन। क्यों है न्यूटन? आप सोचो, एक डायन खतरनाक होती है। एक न्यूटन कितनी डायनों के बराबर है? 10 to the power 5 डायन। 1 लाख डायन्स, 10 to the power 5 मीन्स 1 लाख डायन। 1 2 3 4 5 डायन्स, है ना।
तो 1 न्यूटन कितना खतरनाक हुआ, एक डायन कितनी खतरनाक है। सोचो आपके रात में पीछे पड़ जाए, कभी आपको दिखना चालू हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपकी हालत क्या हो जाएगी। तो न्यूटन ने इस धरती पर 1 लाख डायने छोड़ रखी, और वो डायन किस फॉर्म में, ये देखो। तो जो लोग भटके उनको डायन मिली, खतरनाक। अच्छा, डायन मिली कितनी, एक, ये आपने एक बना डाली 1GF, वो खुद कितनी डायन के बराबर है, 980 डायन। तो सोच लो भाई, बच के रहना है आप लोगों को। कितना को समझ में आ गया यहां तक। सो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है ही सही आप लोगों को। देखिए, फोर्स in terms of its rectangular component form, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म क्या, 2D या 3D वाले, तो जब कुछ नहीं बोलते हैं तो जनरली 3D ले लिया करते हैं, अगर 3D पॉसिबल है तो, है ना, इजीली। तो क्या लिख सकते हैं, एफ का रेक्टेंगुलर फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन हो तो इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई लीनियर मोमेंटम हो तो उसको कैसे लिखते हैं, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। भाई कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखें, वेक्टर यहां लग रहे हैं, जब आप आई कैप लिख रहे हो तो ये अपने आप में वेक्टर है, तो ये यहां वेक्टर ना लगा दें। अगर किसी को ए एक्स वेक्टर लिखना है तो वेक्टर इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्शन, तो या तो आप ए एक्स वेक्टर लिखें या ए एक्स आई कैप लिखें, दो चीजों का ध्यान रखें। अगर आप आई कैप लगा रहे हैं तो आई कैप खुद डायरेक्शन को ही बता रहा है कि हाँ भाई एक्स डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर, तो फिर ये मैग्नीट्यूड चल रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, और आपको ये पसंद नहीं है तो फिर आप ए एक्स वेक्टर लिखेंगे, बस दोनों में से कोई एक। तो ये ऐसे नहीं लिखोगे, है ना, या तो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, या फिर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें लिखते टाइम ध्यान रहता नहीं है, इसीलिए मैं स्पेशली बोल बोल करके चीजें बताता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें फिट हो कि अच्छा इसलिए नहीं लिखना है। गलती से लिख भी दो तो याद आ जाए आपको, मेरी बातें रिकॉल हो कि हाँ भाई सर ने बताया था, हाँ इसलिए नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे इसको न्यूटन सेकंड लॉ को और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो क्या कैसे लिखूंगा, नाउ सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिख सकता हूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा पी लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा टी पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप, पी की फॉर्म में अगर लिखना है तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन। दूसरा हमने देखा है एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, और ए वेक्टर को तो खुद को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। अच्छा, अब इसी को अगर मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करना हो तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, सेपरेट सेपरेट, यानी कि ऐसे डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा पी जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप। तो ये लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने फोर्स को लिखा। एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिखूं तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे इसको खोल करके, एम ए एक्स आई कैप एम ए वाई जे कैप एम ए जेड के कैप। एम तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये इसका एक हो गया और ये दूसरा हो गया। सो दीज आर द, इस तरह से मतलब हम लिखते हैं। अच्छा, आपको मैंने एक चीज और याद करवा रखी है और बता भी रखी है, एक्सप्लेन भी कर रखी है कि अगर कहीं पे
हम बोल दें कि इफ डेल्टा टी is very 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 small such that delta t tends to 0, तो अगर यही चीज मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूं, यहीं पर, ये नोट के अंदर ही चल रहा है सब, है ना, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक, मतलब ये कोई मेन टॉपिक नहीं है, ये नोट के अंदर है सब कुछ। तो अगर मैं यहीं पे इसको बहुत शॉर्ट कर दूं तो मैं इस पूरे को, एक्सप्रेशन को क्या लिखता, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और इसको क्या लिखता, इस वाले स्टेटमेंट को f इज इक्वल टू, यहीं पे कर देता हूं इसी के लिए, f इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इसको मैं कैसे लिखता, इफ डेल्टा t टेंस टू 0 देन, लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। और जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखता है तो मैंने बता रखा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, d बाय डी में, यानी कि डिफरेंशिएशन के अंदर डी बाय डी टी ऑफ p, और इसको अब रीड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे रीड करेंगे, डी बाय डी टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू t। और अगर यहां पर यही चीज इसके अंदर हो जाती तो यहां लिमिट लग जाती, तो जहां जहां डेल्टा नजर आ रहा है उसको मैं क्या लिखता, dpx अपॉन dt। आप चाहो तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो कैसे, f इज इक्वल टू क्या बना है, dp अपॉन dt, p को आप क्या लिख रहे हो, डी बाय dt ऑफ px i कैप py j कैप pz k कैप। तो f वेक्टर को क्या लिख दोगे आप, डी बाय dt ऑफ px i कैप प्लस डी बाय dt ऑफ py j कैप प्लस डी बाय dt ऑफ pz k कैप। सो यानी कि आप x के डिफरेंशिएशन अलग निकालेंगे लीनियर मोमेंटम के, y के अलग निकालेंगे, z के अलग निकालेंगे, इनके सबके वेक्टर सम को हम टोटल फोर्स बोलेंगे। अब यहां तक कितनों को ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही एक दो चीजें और नोट के हिसाब से ही देख लेते हैं, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनएलएम। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, ये हम लिख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड to keep an object in uniform motion। क्या मतलब हुआ इसका, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको प्रूव किया जा सकता है कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल अनबैलेंस ही है। अब कहीं पे भी मैं लिखूंगा एक्सटर्नल अनबैलेंस की बात चल रही है जब तक ये चीजें रहेंगी, है ना। तो कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है, चाहो तो आप यहां लिख दीजिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं रिपीट कर ही रहा हूं फिर से, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसे हुआ भाई, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे एक्सप्लेन करें इसको, देखिए साहब, since according to Newton's second law of motion, F is equals to ma, F is equals to क्या होता है, father equals to mass, ठीक। लेकिन if object would be moving, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, वुड बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही हुआ,
और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हुआ कि इनिशियली अगर 10 मीटर पर सेकंड थी तो हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी कहीं पे भी निकालूं तो आंसर 10 माइनस 10 0 आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी 0, और चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी 0 ही आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा। तो फिर से माइंड के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा फिट करके रखिए, अगर वेलोसिटी में नहीं है चेंज तो एक्सेलरेशन 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी में चेंज नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी इज कांस्टेंट या वेलोसिटी में चेंज 0 है सो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन acceleration should be 0. This implies that in F is equals to ma, a तो 0 हो गया इस वाले सिचुएशन के लिए, तो F कितना आ गया 0। F0 का मतलब no force is acting, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, या no force is required। तो आपको अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखना है तो किसी एक्सटर्नल फोर्स की, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं होती। ये हमारा यहां से भी प्रूफ है, सेकंड लॉ से भी, ठीक है। तो आई गेस ये वाली चीज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गई ये वाली चीज। तो नेक्स्ट एक और चीज नोट के अंदर ही देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब हम सीख चुके थे क्या, इसका डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर, सिंस F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, है ना, if time interval is very very short, if delta t tends to 0 या delta t is very very short, ठीक। तो और लीनियर मोमेंटम की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, what we may write, F is equals to d over dt of mv। अब आप ध्यान से देखिए डिफरेंशिएशन, ये दो पार्ट का डिफरेंशिएशन है, u इंटू v या फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट क्वांटिटी मास है, सेकेंड क्वांटिटी वेलोसिटी है। और मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, छोड़ो पकड़ो मेथड, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, डिफरेंशिएशन कर डालो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसको यहां कैसे लिखूंगा, F इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखें तो dv अपॉन dt तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाता है। वैसे कॉन्सेप्ट यहीं तक क्लियर है, यहीं से ये हमारे पास आता है F इज इक्वल टू ma प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म dm अपॉन dt कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मास। अच्छा, अब जनरली क्या होता है 80-90% सिचुएशन में अगर मास कांस्टेंट हो जाए, केस 1 इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट हो तो हमें पता है डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो अगर m कांस्टेंट हुआ तो इस वाली इक्वेशन के अंदर dm अपॉन dt कितना हो गया, m कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो f कितना आ जाएगा, ma प्लस 0 ma। इसलिए जो जनरल फॉर्मूला आता है ma इसलिए आता है क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने उसमें m मास ही बोला, उसकी केवल वेलोसिटी में चेंज लेकर के आया था, मास में नहीं। तो अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तभी तक F इज इक्वल टू ma, फादर इक्वल टू मास तभी तक वैलिड है जब मास कांस्टेंट रहे, स्पेशल कंडीशन, ठीक है, फॉर जेई नीट, IIT जेई और नीट के लिए। क्योंकि आपसे पूछा जाए F इज इक्वल टू ma इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस, ऑप्शन ए व्हेन मास इज
variable when velocity is variable, both are variable, only mass is constant. तो आपको पता होना चाहिए मास कांस्टेंट होगा तभी F इज इक्वल टू m आएगा। जनरल आंसर ये होता है या फिर ये होता है। इसी तरह से केस 2 लिख दूं, केस 2 जिस समय m इज कांस्टेंट और v इज नॉट कांस्टेंट, ये तब के अंदर है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास चेंज नहीं हो रहा था। अब केस 2 ले लूं जब मास कांस्टेंट ना हो, यानी कि मास चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो देन क्या चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, dv by dt जीरो हो जाएगा। सो बाय इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, f इज इक्वल टू, ये ma वाली टर्म आएगी नहीं क्योंकि ये जीरो हो चुका होगा, तो जीरो प्लस इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, 2 दे दो, तो f इज इक्वल टू जीरो प्लस v dm by dt। तो बस आपके पास आंसर ये आएगा, f इज इक्वल टू v dm by dt। और दोनों चेंज हो रहे होंगे तो इक्वेशन 1 वैलिड है ही सही, ये वाली। सो दैट्स हाउ विल गेट द आंसर। बट 80-90% सिचुएशंस में मास कांस्टेंट रहता है, इसलिए वी फॉलो f इज इक्वल टू m। तो उस टाइम कहीं पे कोई कुछ नहीं दे रखा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मास इज कांस्टेंट। स्पेसिफिकली जब तक मास के बारे में कुछ ना बोला जाए, यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर द मास इज कांस्टेंट। लेकिन सर्टेन सिचुएशन जहां बोला जा रहा है कि रॉकेट इज प्रोपेलिंग या ऊपर जा रहा है, उसका फ्यूल कम हो रहा है, तो मास चेंज हो रहा है, ठीक है। ट्रक जा रहा है, पानी से भरा हुआ टैंकर जा रहा है, उसका पानी कंटिन्यूएशन के अंदर वाटर नीचे जमीन पे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो जो एक्चुअल उसका मास था वो कम हो चुका है, पहले से मास वेरी कर गया, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा, और मास कांस्टेंट हुआ तो ये आंसर आएगा आपके पास, और दोनों ही वेरिएबल हुए तो ये आंसर आएगा। हाँ भाई, कितनों को ये पूरी कहानी समझ में आ गई अच्छे से।